हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षय यादव जीएस पर। हमने पॉलिटी की जो लक्ष्मीकांत की सीरीज है उसको शुरू किया था। ठीक है। इससे पहले हम के लेक्चर में हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर चुके हैं, जिसमें हम डिफरेंट एक्ट्स के बारे में, जो चार्टर एक्ट्स आए थे, पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, इन सब की बात कर चुके हैं। इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम पॉलिटी के नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है। द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात क्या शुरू करते हैं, जो डिमांड थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे पहले कहाँ पे आई थी? तो ओरिजिन ऑफ द आइडिया। तो ओरिजिन आइडिया कहाँ से हुआ था अगर सवाल आए तो 1934 में एम एन रॉय थे, उन्होंने पहली बार प्रपोज किया था आइडिया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, तो उन्होंने एक आइडिया बना दिया था उस टाइम पे। ठीक है। इसी के साथ साथ 1935 में 1935 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उन्होंने ऑफिशियली डिमांड करी थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कि एम एन रॉय ने प्रपोज किया था फर्स्ट टाइम, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में डिमांड करी थी। इसी के साथ साथ क्या होता है, जो 1938 में जवाहरलाल नेहरू होते हैं, वो डिक्लेयर करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया को बनाया जाएगा। ठीक है, फ्रेम किया जाएगा किसके द्वारा? एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। ठीक है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगी वो इलेक्टेड फ्रेंचाइज द्वारा, जो अडल्ट फ्रेंचाइज होंगी वो इलेक्टेड बॉडी होगी। ठीक है, और कोई भी आउटसाइड इंटरफेरेंस के बिना होगी। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स हैं उनका एक रिस्पॉन्स आता है इस चीज़ को लेके। वो क्या करते हैं, पहले तो बार बार मना कर रहे होते हैं, लेकिन 1940 में एक अगस्त ऑफर आता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, वो प्रिंसिपली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द डिमांड इन प्रिंसिपल, कि प्रिंसिपल के तौर पर ठीक है, हम आपको जो ये राय है इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, 1942 में सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स को भेजते हैं। ठीक है, तो सर जो क्रिप्स मिशन होता है इसमें सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स हैं। ठीक है, प्रपोज करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। उस टाइम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो चल रही होती है, तो कहते हैं कि अब वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने के बाद हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी को बनाएंगे। ठीक है, बट जो मुस्लिम लीग होती है वो इस बॉडी को रिजेक्ट कर देती है। वो क्या कहती है कि हम सेपरेट पाकिस्तान चाहते हैं। ठीक है, और उसके लिए सेपरेट असेंबली बनानी पड़ेगी जो यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगी। ठीक है, तो ये प्लान भी रिजेक्ट हो जाता है, जो क्रिप्स मिशन होता है वो फेल हो जाता है। ठीक है, ये सारे पार्ट्स अपन मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ये सब पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, ये सब मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है जहाँ डेप्थ में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये सब इसलिए है कि ताकि आप कनेक्ट कर पाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, मेकिंग को। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसी के तुरंत बाद कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। ठीक है, जो जो ऑलरेडी अब जो दो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज की बात हो रही थी उनको रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, ठीक है, रिजेक्ट द टू आइडियाज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, भाई जो एक इंडिया का एक पाकिस्तान का दो कॉन्स्टिट्यूशन बनेंगे। ठीक है, और ये बोलती है कि, और एक डिटेल प्लान देती है, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे फ्रेम होगी। ठीक है, बाद में इसी के कैबिनेट मिशन प्लान के तौर पर ही जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो फॉर्म होती है इंडिया में। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी उसकी फॉर्मेशन की बात होगी। ठीक है, कब बनती है? 19 नवंबर 1946 में। ठीक है, और किसके बेस होती है? जो कैबिनेट मिशन प्लान आता है इसी के बेस पे होती है ऊपर, जो ठीक है कैबिनेट मिशन प्लान के बेस पे। इसमें क्या होता है, जो टोटल स्ट्रेंथ होती है वो 389 की होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस होते हैं, जो ब्रिटिशर्स के अंडर होते हैं, वो 296 सीट्स होती है। ठीक है, और प्रिंसली स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन मिलता है 93 सीट्स में। ठीक है, टोटल कितनी होती है? 389 सीट्स। ठीक है, जो टोटल स्ट्रेंथ होती है। इसमें क्या होता है, जो 296 होती है इसमें 292 प्रोविंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जो 4 होती हैं वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, चीफ कमिश्नर प्रोविंस, जहाँ पे चीफ कमिश्नर बैठता है। ठीक है, और बेसिस क्या होता है रिप्रेजेंटेशन का? जी, क्या पॉपुलेशन के बेसिस पे एक एक सीट अलॉट कर दी थी उस टाइम पे। एक सीट के लिए लगभग 10 लाख पॉपुलेशन होती थी। ठीक है, एक सीट उसको मिलती है जहाँ पे 10 लाख पॉपुलेशन होगी। ठीक है, इसी के साथ साथ क्या होता है, कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, डिफरेंट कम्युनिटीज को, जैसे मुस्लिम, सिख्स, जनरल कैटेगरी, ये सबको जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसमें जो रिप्रेजेंटेशन था वो मिलता है। ठीक है, इसमें मेथड क्या होता है इलेक्शन का? मेथड क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। ठीक है, बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लोग थे उनके बीच में वोटिंग होती थी, डायरेक्ट पॉपुलर लोगों के बीच में नहीं होती। ठीक है, ये जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लोग थे यही चुन के भेजते थे उनको, रिप्रेजेंटेटिव्स को। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। और कैसे होते थे वोटिंग? इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, बात ध्यान रखना।
ठीक है, बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जो प्रिंसली स्टेट्स होती थी, इसके बाद रिप्रेजेंटेटिव्स वर नॉमिनेटेड बाय द रूलर्स। जो रूलर होते थे स्टेट्स के, प्रिंसली स्टेट्स के, वो अपने अपने जो नॉमिनेटेड मेंबर्स उनको भेजते थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद क्या होता है, जो इलेक्शन होते हैं 1946 के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उसमें कौन जीतता है? कांग्रेस जीतती है 208 सीट्स। ठीक है, और मुस्लिम लीग 73 और बाकी अदर्स होते हैं 15 सीटें जीतते हैं। ठीक है, बाद में क्या होता है, जो मुस्लिम लीग होती है वो असेंबली से बॉयकॉट कर जाती है, बॉयकॉट असेंबली। तो ये लिखा, देखो नीचे भी लिखा, मुस्लिम लॉ लेटर बॉयकॉटेड द असेंबली। ठीक है, इसमें अपन क्या देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कि जो असेंबली का रिप्रेजेंटेशन है उसमें सभी सेक्शंस के लोग हैं, जैसे हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियंस, एससी, एसटीज, वुमेन। ठीक है, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि गांधी वाज नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत एग्जाम्स में आता है। ठीक है, महात्मा गांधी वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो ध्यान रखना। इसके बाद हम बात करें वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, भाई इसमें कैसे काम किया, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग हुई। इसमें जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, और इसको अटेंड कितने किया था? 211 मेंबर्स ने, क्योंकि मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया था। ठीक है, मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड द सेशन। ठीक है, और इसके टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन बनाए गए? कि डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, क्योंकि ये सीनियर मोस्ट मेंबर थे उस टाइम पे। तो ये कन्वेंशनली बनाया गया था कि जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा, ठीक है, उसी को ही इलेक्ट कर देता है टेम्परेरी तौर पे प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, ये कहाँ पे, ये जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट चुनने का होता है, ये फ्रेंच में होता है ऐसा। ठीक है, जो फ्रेंच प्रैक्टिस है ये, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि जो सीनियर मोस्ट लीडर होता था उसको चुन लेते थे। ठीक है, तो ये फ्रेंच प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद इलेक्शन होते हैं काइंड ऑफ, और परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, और वाइस प्रेसिडेंट एच सी मुखर्जी और टीवी कृष्ण नमाचारी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, और परमानेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन होता है उसको पास करते हैं, कौन पास करते हैं? जवाहरलाल नेहरू, इंट्रोड्यूस करते हैं जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कब होता है? ये 22 जनवरी 1947। इसमें क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन होता है इसमें सब कुछ लिखा होता है कि फुल फिलोसफी क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो सब बातें होंगी वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखी गई थी। ठीक है, और इसी का मॉडिफाइड वर्जन, जो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, इसी को प्रेम्बल बोलते हैं अपन आजकल। ठीक है, उसमें सब कुछ लिखा था। इसके मेन फीचर्स क्या थे जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था इसके? कि इंडिया टू बी इंडिपेंडेंट सोवरन रिपब्लिक। ठीक है, कि इंडिया जो होगा इंडिपेंडेंट होगा, सोवरन होगा, जो बाहर की कंट्री को इंटरफेयर नहीं कर सकते। ठीक है, और गणराज्य होगा, गणतंत्र होगा, रिपब्लिक। ठीक है, पावर डिप्राइव फ्रॉम द पीपल, और दूसरा पॉइंट क्या है कि पावर्स होंगे वो डिराइव फ्रॉम द पीपल, लोगों से पावर डिराइव करेगा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और एक साथ साथ क्या था कि जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रीडम गारंटेड होगी। ठीक है, सेफ गार्ड फ्रॉम फॉर माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज उनके लिए सेफ गार्ड होगी। और ये बात ध्यान रखना कि माइनॉरिटीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है, माइनॉरिटीज आर नॉट डिफाइंड। भाई हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी कम्युनिटी ये माइनॉरिटी है, कोई जनसंख्या नहीं दी हुई ऐसे, ना कोई पॉपुलेशन के बेसिस पे कह सकते हैं माइनॉरिटी। बस ये टर्म है माइनॉरिटी, इस ऐसे उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, डिफाइंड नहीं है माइनॉरिटी टर्म। ठीक है, और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया शुड बी मेंटेन, ये बात ध्यान रखना। ये क्या थी, किसमें थी ये थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, जो आया पास, जो इंट्रोड्यूस किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जो मैंने बताया कि आपको कि 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, कुछ चेंजेस किए जाते हैं किसमें? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में। क्या चेंजेस किए जाते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में? ये किया जाता है कि जो जो असेंबली होगी वो फुली सॉवरन बॉडी होगी। ठीक है, कि वो बिना किसी इंटरफेरेंस के काम करेगी, और ये कैसा भी चाहे वैसा कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है। ठीक है, पर एक साथ क्या क्या हुआ कि जो लेजिस्लेटिव बॉडी होगी, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो 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 बॉडी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी है, उसके दो काम होंगे। दो काम क्या होंगे? एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, ठीक है, और एक ऑर्डिनरी लॉज बनाएगी। तो वो डुअल रोल प्ले करेगी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। पर जब वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का काम करेगी तो उसके चेयरमैन होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब वो लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम करेगी, मतलब ऑर्डिनरी लॉज बनाएगी लोगों के लिए, तो जीवी मलंकर उसके चेयरमैन होंगे। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, उसको डुअल रोल दिया गया था सेम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। ठीक है,
कि वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की तरह कब बिहेव करेगी, और जो सेम लोग हैं वही वहीं पे बैठेंगे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, तो वही लोग लॉ भी फ्रेम करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन को भी बनाएंगे। तो ये डुअल रोल हो गया था, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इंडिया में जैसे मुस्लिम लीग है वो पार्टिसिपेट नहीं करती है, ठीक है, तो असेंबली की जो स्ट्रेंथ है वो 299 हो जाती है। मुस्लिम लीग डजंट पार्टिसिपेट, तो असेंबली की स्ट्रेंथ हो जाती है 389 की जगह 299, ठीक है, जो कैबिनेट मिशन ने दी थी पहले, ठीक है, 299 हो जाती है 389 टू 389 से 299, ठीक है। और इसमें क्या होता है, 229 टू 229 तो होंगी प्रिंसली, सॉरी प्रोविंस की, ठीक है, 70 किसकी होंगी, 70 किसमें होंगी, प्रिंसली स्टेट्स की, 70 होंगी प्रिंसली स्टेट्स की, ठीक है, पहले जो 93 थी, तो बात ध्यान रखना टोटल मिला के कितनी हो गई है, 299 हो गई, ठीक है। तब इतनी सीटें रह जाती है इंडिया में, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद पार्टीशन का इफेक्ट देखते हैं अपन, ठीक है, इफेक्ट ऑफ पार्टीशन। मुस्लिम लीग विड्रॉ कर लेती है, ठीक है, हमने जो पढ़ लिया। मेंबर्स फ्रॉम पाकिस्तान एरियाज विड्रॉ, ठीक है, जो मैंने आपको बताया स्ट्रेंथ कितनी हो जाती है 299, रिड्यूस फ्रॉम 296 टू 19 और रिड्यूस फ्रॉम 93 टू 70, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अदर फंक्शंस क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, पहला होता है कि रेटिफाई करती है मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ, कब करती है 1949 में। जो कॉमनवेल्थ क्या होता है, जिन जिन देशों पे जो ब्रिटिशर्स ने रूल किया था वो एक बॉडी फॉर्म करते हैं जिसको वो कॉमनवेल्थ बोलते हैं, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स भी होते हैं, अपन ने सुना होगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो बॉडी सॉवरन नहीं है, इसके बाद इंडिया अपने डिसीजन खुद लेगी, बस जस्ट एंड जस्टर वो इसका पार्ट होंगे कॉमनवेल्थ का, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अडोप्ट करते हैं नेशनल फ्लैग को, कब करते हैं 22 जुलाई 1947 को। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछी जाती है, ये नेशनल फ्लैग कब अडोप्ट हुआ था इंडिया का, तो 22 जुलाई 1947। बात ध्यान रखा है कि इंडिपेंडेंस से पहले अपने नेशनल फ्लैग अडोप्ट हो गया था, ठीक है। नेशनल एंथम कब अडॉप्ट हुआ था 24 जनवरी 1950, ठीक है। इस तरह से नेशनल सॉन्ग 24 जनवरी 1950। इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने ये और कुछ किया था, ठीक है, बाकी जो काम किए थे वो। टाइम टेकन फॉर द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भाई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितने साल लगे थे, 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है। और कितने सेशन हुए थे टोटल 11, ये बात ध्यान रखना। इसी के साथ साथ इंडिया में क्या हुआ था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो बहुत सारी मोर देन 60+ कंट्रीज का हमने कॉन्स्टिट्यूशन को देखा था, ठीक है, जांचा परखा था, एग्जामिन किया था, उसके बाद हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया अपने हिसाब से, ठीक है। और ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस कितने दिन हुआ, 114 दिन, ठीक है। और इस पर लमसम 64 लाख का खर्चा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इस वक्त, पर ध्यान रखना है कि हमने बहुत सारी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया, उसके बाद हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है। इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज हैं, मेजर कमेटीज और उनके चेयरमैन हैं, आप याद कर सकते हैं मेन मेन, ठीक है। वैसे बहुत ज़्यादा डेप्थ में ये, ठीक है, वैसे मैं मेजर कमेटीज आपको पढ़ा दूंगा अलग से, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटीज मैंने इसमें मेंशन करी हैं। एक तो यूनियन पावर्स कमेटी, जिसके चेयरमैन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जिसके भी कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, ये बात ध्यान रखना कि प्रोविंस को एक साथ लाने में सरदार पटेल का बहुत बड़ा योगदान था, जो प्रिंसली स्टेट्स थी और जो प्रोविंस थे उनको एक साथ लाने में जवाहरलाल नेहरू ने, सॉरी सरदार पटेल ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटीज है, प्रोविंशियल कमेटी और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और यूनियन पावर्स कमेटी, ठीक है। इसी के साथ साथ जो ड्राफ्टिंग कमेटी होती है, इसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये बहुत एग्जाम्स में आता है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी तो भूलना ही नहीं है भाई साहब, ठीक है। क्या ड्राफ्टिंग कमेटी, तो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भूलना ही नहीं है, ये बात ध्यान रखना। इसी के साथ एडवाइजरी कमेटी होती है, ठीक है, ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज के कौन होते हैं, सरदार पटेल ही होते हैं। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और स्टेट्स की कमेटी के जवाहरलाल नेहरू। इस स्टेट की और प्रोविंस की कमेटी को आप मिक्स मत कर देना एक दूसरे में, ठीक है। स्टेट्स कमेटी को कौन होते हैं, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। प्रोविंस की कौन होते हैं, सरदार पटेल। इसी के साथ स्टीयरिंग कमेटी होती है, उसके कौन होते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो ये कुछ कुछ आप 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी आपको, ठीक है। इसके आगे बात करें ड्राफ्टिंग कमेटी की, इसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। वो कब बनी थी, 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। इसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और इसके मेंबर्स, ये 7 मेंबर्स थे, कौन कौन थे, ये 7 मेंबर आप याद कर सकते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो थे चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी के, ठीक है, चेयरमैन थे, तो ये तो भूलना ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादि कृष्णम अय्यर, ठीक है, के एम मुंशी, ये भी ध्यान रखना। और सैयद मोहम्मद सादुल्ला,
ये भी थे, ठीक है। इसके बाद थे माधव राव। एन माधव राव रहते हैं, ठीक है। जो एन माधव राव आते हैं बी एल मित्तर की जगह, ठीक है। बी एल मित्तर की जगह वो 11th को छोड़ देते हैं इस वजह। और लास्ट होते हैं टी टी कृष्णमाचारी, ठीक है। ये भी किसी को रिप्लेस करके आते हैं जिनका नाम होता है डीपी खेतान। वो मर जाते हैं 1948 में इस वजह से, ठीक है। ये ड्राफ्ट कब करते हैं? ड्राफ्ट करते हैं फर्स्ट ड्राफ्ट फरवरी 1948 में, ठीक है। और सेकंड अक्टूबर 1948 में। ये याद करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, वैसे बता रहा हूँ फैक्ट है इसलिए बस, ठीक है। कैसे फॉर्मेशन हुई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो अब याद करना है आपको, जो ड्राफ्टिंग कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कितने दिन के लिए बैठी थी, तो ये बात ध्यान रखना 141 डेज के लिए, ठीक है। इसके बाद बात करें हम इनेक्टमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन की, इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनेक्टमेंट से पहले क्या होता है, डिफरेंट रीडिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की। तो फर्स्ट रीडिंग कब हुई थी? 4 नवंबर 1948 में बनने के बाद, ठीक है। इसमें भी डिस्कशन हुआ हुआ, फिर सेकंड रीडिंग होती है, ठीक है। ऐसे 15 नवंबर 1948 को से 17 अक्टूबर 1949 तक, ठीक है। सेकंड रीडिंग इतनी लंबी चली थी। इसमें इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट प्रपोज किए होंगे, कुछ एक्सेप्ट हुए होंगे या डिस्कस किए हुए होंगे, कुछ नहीं एक्सेप्ट किए होंगे, ठीक है। इसके बाद थर्ड रीडिंग दी हुई है, जैसे इसमें दिखाया कि अमेंडमेंट्स कितने प्रपोज हुए थे, ठीक है। नंबर है कोई, इसमें डिस्कस किए गए थे। थर्ड रीडिंग कब हुई थी? 14 नवंबर 1949 से, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन पास कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। इसी को कॉन्स्टिट्यूशन डे भी बोलते हैं अपन, ठीक है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इस दिन पास हुआ था। और कितने मेंबर्स ने साइन किया था? 284 मेंबर्स, ठीक है। 284 मेंबर्स साइन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये, ठीक है, जो ऊपर हुआ था ये कॉन्स्टिट्यूशन साइन हुआ था, ठीक है। अब एनफोर्समेंट की बात आएगी। एनफोर्समेंट कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का? कुछ जो प्रोविजन सिटीजनशिप था ये सब उसी दिन आ गए थे जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंबर्स में साइन हुआ था, ठीक है। ठीक है, इनेक्ट, ठीक है, इनेक्ट हुआ था। और फुली जो कॉन्स्टिट्यूशन वो इन्फोर्स हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को क्यों किया था? क्योंकि जो 1930 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था, ठीक है। पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था, फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल फ्लैग को लहराया था इन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है, इसलिए जो पूर्ण स्वराज दिवस होता है इस दिन को चुनते हैं फुल कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स करने के लिए 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ 1930, ठीक है। इसी के बाद से 26 जनवरी को क्या बनाया जाता है? रिपब्लिक डे बनाया जाता है, गणतंत्र दिवस भारत में। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे जो सिंबल सील ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो एलिफेंट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के एडवाइजर कौन थे? सर बी एन राव, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ असेंबली कौन थे? एच वी आर अयंगर। चीफ ड्राफ्टमैन कौन थे? मुख्य ड्राफ्टमैन थे एस एन मुखर्जी। कैलीग्राफर कौन थे? इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन के थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इंपॉर्टेंट नाम है, याद रख लेना। कैलीग्राफर कौन थे? इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिस्ट फ्रॉम शांति निकेतन डेकोरेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और हिंदी कैलीग्राफी बाय वसंत कृष्ण वैद्य, ये बात ध्यान रखना, वसंत कृष्ण वैद्य थे, ठीक है। और इनके बाद जो हिंदी वाला था उसको एलिगेंटली डेकोरेटेड बाय डेकोरेटेड बाय नंदलाल बोस, ये नाम ध्यान रखना, नंदलाल बोस। इन्होंने इसको डेकोरेट किया था और इल्यूमिनेटेड किया था, इल्यूमिनेटेड, ठीक है, बाय नंदलाल बोस। बात ध्यान रखना। कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया था, ठीक। तो इसके लिए क्रिटिसाइज किया गया था लोगों ने। जैसे क्रिटिसिज्म के क्या क्या पॉइंट्स थे? मेन क्रिटिसिज्म थे कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी, जैसे उसको लोगों ने इलेक्ट नहीं किया था, वो इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन से बनी थी, ठीक है। दूसरा क्या था कि सॉवरन बॉडी नहीं है, ठीक है। सॉवरन कैसे नहीं है? क्योंकि जो कैबिनेट मिशन आया था वो ब्रिटिशर्स के बनाया हुआ था। तो ये जो इसमें इसका जो ड्रॉबैक था, जो लोग बोल रहे थे कि भाई ये क्रिएट की गई थी अंडर ब्रिटिश रूल्स या ब्रिटिश प्रपोजल के द्वारा, ठीक है। तो ये सॉवरन बॉडी नहीं है। इसके बाद कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि बहुत ज़्यादा टाइम लिया इसने, भाई 3 साल का टाइम लिया तो बहुत लंबा टाइम लिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इस बॉडी ने, ठीक है। और थर्ड फोर्थ जो क्रिटिसिज्म था कि भाई जो मोस्टली है जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस है। पर ऐसा चीज ड्रॉबैक नहीं, क्योंकि उस टाइम पे कांग्रेस ही थी जो मेन पार्टी थी जो रूल कर रही थी, ठीक है, जिसने फ्रीडम स्ट्रगल में मोस्टली पार्टिसिपेट किया था। तो मोस्टली जो लोग आने थे इसे चुन के आने थे, ठीक है। और फिफ्थ में थे लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन। ये बात भी सही है, क्योंकि जो लीगल टर्म्स होंगे वो लॉयर से जानते थे, ठीक है। तो ये जो बॉडी थी इसको लॉयर्स एंड पॉलिटिशियन ने डोमिनेट किया। जो सिक्स पॉइंट है इसमें लिखा है क्रिटिसिज्म की जो माइनॉरिटीज थी उनको ऐसा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला जितना हिंदूज को मिला।
तो ये सब जो पॉइंट्स हैं, ये जो क्रिटिसिज्म है, ये सब क्रिटिसिज्म होते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ एक चीज़ और डिस्कस कर सकते हैं कि जो हिंदी टेक्स्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का वो कैसे आया था, ठीक है। हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ओरिजिनली क्या होता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हिंदी की लैंग्वेज की बात नहीं करता। ओरिजिनली ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड नॉट मेक एनी प्रोविजंस, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। ओरिजिनली हिंदी लैंग्वेज की बात नहीं करता ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट में, ठीक है। पर क्या होता है 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1987, ठीक है। ये क्या करता है, एक नए आर्टिकल को इंसर्ट करता है। कौन सा आर्टिकल को इंसर्ट करता है, 394 ए में, ठीक है, इन द लास्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से पार्ट में, पार्ट 22 में, पार्ट 22 में, ठीक है। ये प्रेसिडेंट को क्या करता है, प्रेसिडेंट को कॉज करता है, प्रेसिडेंट को कॉज करता है टू बी पब्लिश्ड, टू बी पब्लिश्ड, ये उसकी जो प्रेसिडेंट की अथॉरिटी में, अथॉरिटी द ट्रांसलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी, द ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी लैंग्वेज का जिक्र नहीं हुआ था, और जो 58th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 1987 में, जिसके बाद आर्टिकल ने इंसर्ट किया था, वो बात करता है हिंदी में ट्रांसलेशन की, ठीक है। और इसके साथ साथ जो भी अमेंडमेंट होगा उसको भी, अमेंडमेंट ऑल्सो विल बी कन्वर्टेड इनटू हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। याद ध्यान रखना, जो अमेंडमेंट आएगा उनको हिंदी में कन्वर्ट किया जाएगा, अब जो भी अमेंडमेंट आएगा, ठीक है, जो इंग्लिश में बनेंगे, ठीक है। और इस साथ क्या बोला गया था, अगर कोई एक्ट आए जिसका हिंदी मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग दोनों होंगे, अगर बाई चांस कोई इंटरप्रेट करने में हिंदी में दिक्कत हो तो उसको इंग्लिश के हिसाब से चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यही सब था जो हम बात कर रहे थे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। अब हम इसके बाद बात करेंगे धीरे धीरे सेलिएंट फीचर्स की बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की, फिर हम प्रीएम्बल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इस हम मोस्टली पॉलिटिकल सेक्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे प्रीएम्बल के बाद, डीपीएसपीज, ड्यूटीज़, तो ऐसे ऐसे हम मोस्टली पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन। आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से भी, जिसका लिंक आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, अक्षय यादव जीएस के नाम से पेज है, ठीक है। सो इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, कोई कमी लगे तो मुझे बताएं ज़रूर, ठीक है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।